हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स बाय नित्या तोमर। हम कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज चैप्टर 2 ऑफ क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़। लास्ट वीडियो में हमने कवर की थी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वी आर गोइंग टू स्टडी हेनरी फेयोल का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। अगर जो आप नोटिस करोगे तो एफ.डब्ल्यू. टेलर की जो टेक्निक्स थी ना, दोज वर मेनली टारगेटेड टुवर्ड्स द ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, और वर्कर्स का काम कैसे होना चाहिए, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, वो उससे ज़्यादा रिलेटेड था। वहीं जो हेनरी फेयोल हैं वो बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि जब आप एक कंपनी में मैनेजर होते हो, व्हाइल यू आर डूइंग द टास्क ऑफ मैनेजिंग, तब आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस करनी चाहिए। हेनरी फेयोल ने उसके लिए दिए हैं हमें 14 प्रिंसिपल्स, जो कि सारे मैनेजर्स को प्रैक्टिस करने चाहिए। ठीक है, तो उन प्रिंसिपल्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो प्रिंसिपल है दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं कि पूरे जो काम है उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर कर एक इंसान पूरी कंपनी का काम तो नहीं कर सकता, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का तो काम नहीं कर सकता, तो सारे लोग मिलकर सारे जो काम है उनको छोटे छोटे टास्क में, ड्यूटी में डिवाइड कर कर हर इंसान को उसकी स्किल और उसके इंटरेस्ट और उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वो काम दे दिया जाता है। बेसिकली यू आर डिवाइडिंग द वर्क अमंग द एम्प्लॉयज एज पर देयर इंटरेस्ट, स्किल एंड स्पेशलाइजेशन। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। देन सेकेंड वी हैव इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पाइडरमैन का डायलॉग है ना, विथ ग्रेट अथॉरिटी कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो कॉन्सेप्ट बिजनेस में, मैनेजमेंट में भी यूज होता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या है कि आप किसी को ऑर्डर दे सकते हो और उससे अपने अकॉर्डिंग काम करवा सकते हो। दैट इज कॉल्ड बीइंग अथॉरिटी, हैविंग द अथॉरिटी टू आस्क समवन, टू टेल समवन, टू ऑर्डर समवन टू डू द टास्क दैट यू वांट देम टू डू। दैट इज़ द अथॉरिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यू शुड बी अकाउंटेबल ऑल्सो फॉर दैट वर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मैनेजर हूँ, मुझे कुछ काम दिया गया है कि आपको मुझे ये रिपोर्ट देनी है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपने सबॉर्डिनेट को, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं अपने सबॉर्डिनेट को बोलती हूँ कि तुम ये रिपोर्ट प्रिपेयर करके मुझे दो। आई हैव द अथॉरिटी टू आस्क टू ऑर्डर दैट सबॉर्डिनेट। अब वो सबॉर्डिनेट मुझे रिपोर्ट दे देता है, मैं आगे फॉरवर्ड कर देती हूँ। अब उस रिपोर्ट में अगर कुछ गलती निकल आती है या कुछ ब्लंडर हो जाता है, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? विल माई सबॉर्डिनेट बी रिस्पॉन्सिबल? नो, अल्टीमेटली इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम द मैनेजर। सो मेरे पास अथॉरिटी है काम देने की, तो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उस काम की। जब उसने मुझे वो रिपोर्ट दिया, आई शुड हैव क्रॉस चेक्ड। मुझे अपने एंड से भी अपना जो काम है, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दिस वर्क नीड्स टू बी परफेक्ट, तो मुझे अपने एंड से चेक करना चाहिए। ठीक है, सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कम hand in hand, and a balance has to be maintained between the two in order to effectively manage your organization, right? Third is discipline. Discipline का क्या मतलब है? Adhering and obeying the rules and regulations and procedures of the organization. सारे workers, सारे employees, सारे management, directors, everyone should be obeying the rules of the organization. No one has the right and no one has the authority to break any rule that is for the welfare of the organization. कोई भी रूल्स, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसाइड की गई हैं, ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज़ उसको फॉलो करेंगे और उसको तोड़ेंगे नहीं। सो दैट इज़ कॉल्ड बीइंग डिसिप्लिन्ड। एंड अगर कोई तोड़ता है तो उसके लिए अकॉर्डिंगली कॉन्सिक्वेंसेस भी होनी चाहिए, पेनल्टीज होनी चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए, ताकि आप उस रूल सिस्टम को जो है एक अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर पाओ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं होगा तो डिसिप्लिन आई डोंट थिंक मेंटेन हो पाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। रूल्स का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको सारे लोग फॉलो करते हैं, अगर कोई उसे फॉलो नहीं करता है दैट पर्सन विल बी पनिश्ड और पेनलाइज्ड, राइट।
देन फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है कि हर एक इंसान के ऊपर देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर। अगर मैं एक कंपनी में काम कर रही हूँ तो मुझे ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक सुपीरियर ही देगा। मेरे पास 2-3 लोग अलग अलग ऑर्डर्स अगर लेकर आ जाएंगे तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी। मान लो मैं सेल्स में हूँ, ठीक है, अब मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो मैनेजर है वो बोलते हैं कि आप 5% तक डिस्काउंट दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो मुझे आकर बोल रहा है कि नहीं नहीं, आप 10-15% तक का डिस्काउंट आप दे सकते हो। अब दोनों मैनेजर मेरे सुपीरियर हैं, ठीक है, मैं एक सेल्स रेप हूँ, दोनों मैनेजर मेरे सुपीरियर हैं। अब 2 सुपीरियर्स मुझे अलग अलग तरीके के ऑर्डर्स दे रहे हैं, तो आई एम कन्फ्यूज्ड कि विच वन शुड आई फॉलो, ठीक है, एंड हुम शुड आई रिपोर्ट टू, ठीक। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हेनरी फ्योल कहते हैं देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड, दैट अ पर्सन शुड बी रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली अ सिंगल बॉस, ठीक है। देन फिफ्थ इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब है कि सारे लोग मिलकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अपने काम को एम करना चाहिए। ऐसा नहीं है फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना अलग ऑब्जेक्टिव्स लेकर बैठा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना अलग ऑब्जेक्टिव लेकर बैठा है, एचआर डिपार्टमेंट का अपना अलग एम चल रहा है, उनका कोई अलग ही गोल्स हैं। नहीं, सारे डिपार्टमेंट्स का जो काम है इट शुड बी यूनिफाइड एंड इट शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेम गोल। सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन के एक ही तरफ, एक ही गोल, एक ही एम अचीव करने के लिए काम कर रहे होने चाहिए। दैट इज नोन एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। They should be having the same objectives. And sixth is subordination of individual interest to general interest. ठीक है, मतलब जब बात आएगी कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर या उसके स्टेक होल्डर्स का वेलफेयर देखना है, या फिर एक पर्टिकुलर इंसान, एक पर्टिकुलर ग्रुप या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को अपने मन की करनी है, तो हम दोनों में से किसे चुनेंगे? द स्टेप्स दैट इंश्योर्स वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बी इट शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, एवरीवन, ठीक है। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट पहले नहीं आएगा, पहले जनरल इंटरेस्ट को आपको माइंड में रखना है, दैट इज द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी एक इंडिविजुअल ग्रुप, एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट या एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय या एक इंडिविजुअल डायरेक्टर, मेंबर ऑफ डायरेक्टर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर को स्टेक पर रखा जाए, ठीक है। इट शुड ऑलवेज बी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एवरीवन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। आई होप यहाँ तक आपको डिविजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज वी हैव टोटल 14 प्रिंसिपल्स, जल्दी से कवर कर लेते हैं। एंड दिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेम्यूनरेशन इज बेसिकली सैलरी, उनके काम के बदले में जो आप उनको सैलरी, बेनिफिट्स जो देते हो, दैट इज नोन एज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन जो है एक रीजनेबल रेम्यूनरेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। रेम्यूनरेशन शुड बी सच दैट दे आर एबल टू अफोर्ड अ पर्टिकुलर कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब वो लिवेबल कंडीशंस को अफोर्ड कर पाएँ, उतना रेम्यूनरेशन आपको अपने एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अफोर्ड कर पाएँ, ठीक है। यू शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटिंग योर एम्प्लॉयज़ विच यूजुअली इज़ द केस इन आवर कंट्री, क्योंकि हमारी बड़ी लेबर इंटेंसिव कंट्री है, तो बड़ा एक्सप्लॉइटेशन होता है एम्प्लॉयज़ का। लेकिन हेनरी फ्योल हमें बोलते हैं, कि रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज शुड बी फेयर एंड रीजनेबल। और किसी भी किसी भी वजह से आपको उनको कम रेम्यूनरेट नहीं करना चाहिए। एज पर देयर स्किल्स, देयर स्पेशलाइजेशन, देयर क्वालिफिकेशन आपको उनको
रीइम्बर्स नहीं सॉरी, उनको कॉम्पनसेट, उनको सैलरी जो है उसके अकॉर्डिंग देनी चाहिए. देन वी हैव सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है? द कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द सेंटर इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन. यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिसीजंस, छोटे से छोटा डिसीजन, बड़े से बड़ा डिसीजन, एक वो पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ मेंबर्स ले रहे हैं, कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल हैं जो मेन पावर में है टॉप मैनेजमेंट के, वही सारा डिसीजन मिडिल लेवल मैनेजमेंट का भी, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट का भी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिसीजंस वही ले रहे हैं. उसको क्या बोला जाएगा? सेंट्रलाइजेशन. की सारी पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है एक ही सेंटर पर. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आप अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहे हो. ऐसा नहीं है कि सारा काम मैं कर रही हूँ, मैंने अपने सबॉर्डिनेट्स को दिया. मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, उनके मैनेजर्स को मैंने काम बांट दिया. उन लोगों ने भी फर्दर क्या किया? जो काम मेजर इंपॉर्टेंस का था, क्रूशल था, वो खुद कर लिया. बाकी जो पेटी वर्क था, जो उनको लगता था कि हाँ हम अपने सबॉर्डिनेट्स को भी इसके लिए ट्रस्ट कर सकते हैं, वो उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट्स को दे दिया. सो दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड डिवीजन ऑफ द वर्क एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि आप मैंने वो अथॉरिटी उनको दे दी उस काम की. जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स थे, उन्होंने भी फर्दर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और डेलीगेट कर दिया अपने सबॉर्डिनेट्स को. सो दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन. यूजुअली अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी होती है तो उसमें आप सेंट्रलाइजेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, सारे टॉप मैनेजमेंट जो है वो सारे डिसीजंस ले सकता है. लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, बहुत सारे डिविजन्स हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स है सब कुछ, तो आप डिसेंट्रलाइजेशन ही प्रैक्टिस करते हो. और लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर देन इन अ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो डेलीगेट की जाती है अथॉरिटी, वो और कई स्टेजेस या कई लेवल्स तक की जाती है, जबकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन यूजुअली देखा जाता है, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन की जो डिग्री होती है वो कम होती है. इसके बाद है स्केलर चेन. स्केलर चेन का कॉन्सेप्ट कभी कभी अलग से भी आ जाता है. स्केलर चेन का क्या मतलब है? there is a formal line of authority that is flowing from top to bottom in an organization. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो यूजुअली टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक आती है. जो ऑर्डर्स आते हैं, जो पॉलिसीज़ होंगी, जो स्ट्रैटेजीज़ होंगी जो आपको एग्जीक्यूट करनी है, वो यूजुअली टॉप लेवल पर डिसाइड होती है. उसके बाद वो धीरे धीरे फॉलो करते हैं. मैं हूँ, अगर मान लो चेयरमैन है, चेयरमैन ने डिसाइड करा, उसने CEO को बताया, CEO ने डायरेक्टर्स को बताया, डायरेक्टर्स बताएंगे अपने मैनेजर्स को, जो मैनेजर्स हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को. एंड ऐसे जो है इन्फॉर्मेशन पूरा टॉप से लेकर बॉटम तक ऐसे फ्लो करती है. ठीक है, ऐसे ऐसे फ्लो करती है, इस तरफ ऐसे. ठीक है, यहाँ पर अगर, और इसी फॉर्मल लाइंस को हमें फॉलो करना होता है whenever there is a communication that has to happen. वो हमेशा ऐसे ही फॉलो होगा. मान लो अगर D को F को कोई बात बतानी है, तो वो डायरेक्ट यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता. ठीक है, ये फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है. फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगी? D पहले C को बताएगा, C B को बताएगा, B A को बताएगा, फिर A E को बताएगा, फिर E F को बताएगा. तो ऐसे जो है कम्युनिकेशन फ्लो करेगा. लेकिन इन द केस ऑफ इमरजेंसी, इफ देयर इज एन अर्जेंट इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू प्रोवाइड, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? यू कैन यूज गैंग प्लैंक. क्या बोल सकते हैं हम इसे? गैंग प्लैंक. गैंग प्लैंक यूज कर सकते हैं. मान लो अगर D को G तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी, अब फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करेगा तो D C B A E F G ऐसे पहुंचेगा. लेकिन क्योंकि अर्जेंट सिचुएशन है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, इन दैट केस D विल यूज़ अ गैंग प्लैंक, जिसमें वो डायरेक्ट अथॉरिटी लेकर यहीं से G के पास जाकर कम्युनिकेट कर देगा वट एवर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दैट ही और शी वॉन्ट्स टू कन्वे. ओके, सो इन केस ऑफ इमरजेंसी एक वर्कर CEO के पास भी जा सकता है. ठीक है, लेकिन इफ इट इज़ नॉट एन अर्जेंट कंडीशन, उन केसेस में हमेशा एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो किया जाता है, जो कि टॉप टू बॉटम यूजुअली फ्लो करता है. अगर आपको इधर से इधर कम्युनिकेट करना है, यू हैव टू इन्फॉर्म योर superior and then he will inform their superior, and that is how the formal line of communication will take place, and that is how your communication takes place in any organization. आप ऐसे किसी के पास भी जाकर बात नहीं कर सकते.
देन आई होप आपको गैंग प्लैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा. इट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट. ठीक है, इट इज़ अ शॉर्टर रूट टू कन्वे एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ इमरजेंसी और अर्जेंसी. ओके, गैंग प्लैंक एट टाइम्स अलग से भी पूछा जाता है. देन ऑर्डर. ऑर्डर्स, ये ऑर्डर वाला ऑर्डर नहीं है, या फिर मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ वो वाला ऑर्डर नहीं है. ऑर्डर इज ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ऑर्डर ऑफ पीपल. ठीक है, अब देर इज़ अ प्लेस फॉर एवरीथिंग. जब ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो मशीन्स की अपनी एक जगह होती है, इक्विपमेंट्स की अपनी जगह होती है, लोगों की अपनी जगह होती है. मेरा क्यूबिकल यहाँ है तो मैं यहाँ बैठूंगी, किसी और का क्यूबिकल वहाँ है तो उसका नाम भी होता है वहाँ पे. तो वो एक अरेंजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, कि सारी चीज़ें जो हैं अपनी जगह पर, राइट थिंग्स एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, राइट थिंग्स एंड राइट पीपल ऑल्सो. ठीक है, सही जगह पर सही चीज़ों का और सही इंसानों का होना इज़ नोन एज ऑर्डर. किया क्यों जाता है ऑर्डर? ताकि ये हासिल ना हो हमें कि अच्छा मैं जा रही हूँ तो मुझे पता ही नहीं है मुझे कहाँ बैठना है, फिर क्या होगा, मैं इधर घूमूंगी उधर घूमूंगी, टाइम वेस्ट, एफर्ट वेस्ट, कॉस्ट लगेगी कंपनी की. ठीक है, लेकिन अगर मुझे पहले से ही पता है कि मेरी जगह यहाँ पर है, मैं सेकंड फ्लोर पर इस क्यूबिकल में बैठती हूँ, तो मैं जाऊँगी सेकंड फ्लोर पे क्यूबिकल में बैठ जाऊँगी, बात ख़त्म. राइट. सो ऑर्डर, तो सो देर इज़ अ प्लेस फॉर एवरीथिंग. सो एवरीथिंग और एवरी पर्सन should be at the right place. Then we have equity. Equity का क्या मतलब है? There should be no discrimination among the employees on the basis of race, sex, caste, gender, color, anything. सबको आपको there has to be equal treatment of everyone. इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट. आपको सबको एक तरीके से ही ट्रीट करना है. दे ऑल आर एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देयर इज़ नो डिफरेंस कि कोई आदमी है या कोई औरत है. आप जेंडर के बेस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे. आप सेक्स के, ऑफ कोर्स जेंडर इज सेक्स. देन आप किसी को कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे. रिलीजन के बेसिस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे. दे आर ऑल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे शुड बी इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ एवरीवन. Then we have stability of personnel. Stability of personnel से हम क्या समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज़्यादा है. टर्नओवर से मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि किसी एम्प्लॉय ने आपको आज ज्वाइन करा, फिर 2-3 महीने बाद फिर वो छोड़ के चला गया, फिर कोई नया आ गया, फिर वो 2-6 महीने बाद चला गया. नहीं, ऐसा अगर बार बार होता रहेगा ना तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान है. क्यों? कोई नया एम्प्लॉय आएगा, उसको काम तो पता नहीं है, आप उसको ट्रेनिंग भी दोगे. ट्रेनिंग, जितना टाइम वो ट्रेनिंग करेगा उतना टाइम वो प्रोडक्टिव नहीं है, वो काम सीख रहा है. अब वो काम सीख कर 2-3 महीने काम करके फिर चला जाता है, फिर दोबारा नया एम्प्लॉय आता है, फिर दोबारा ट्रेनिंग करते हो आप 15-20 दिन की. तो अल्टीमेटली इट इज़ अ कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी बेयरिंग. तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर लॉयल टू दी ऑर्गेनाइजेशन एंड दे स्टे फॉर अ वाइल एंड देयर इज स्टेबिलिटी इन देयर टेन्योर. कम से कम 5-7 साल तो काम करें. यूजुअली कंपनीज चाहती हैं कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ उनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे, क्योंकि जैसे जैसे इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन में टाइम स्पेंड करता है उतना आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है, उतना आपकी स्किल जो है वो ग्रूम हो जाती है एंड दे डू नॉट वांट टू लूज अ स्किलफुल एम्प्लॉय. राइट. सो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल आपको इंश्योर करनी है. अगर आप उनको फेयर और रीजनेबल वेजेस और रीजनेबल सैलरी देते हो, उनकी वैल्यूज़ को उनकी ओपिनियन को वैल्यू करते हो, उनके सजेशंस को वैल्यू करते हो, उनके साथ एक बॉन्ड बना के रखते हो, दैट इज़ व्हेन द पर्सन स्टेज. सिर्फ और सिर्फ सैलरी के लिए कोई पर्सन किसी कंपनी में नहीं रहता. एंड यू प्रोवाइड दैम विद ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़. उनको प्रमोशन मिलता है, उनको इंसेंटिव मिलता है, उनको बोनस मिलता है. सो दीज आर द स्टेप्स दैट यू शुड बी टेकिंग इन ऑर्डर टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको छोड़कर ना जाएँ थोड़े महीनों के बाद या थोड़े टाइम पीरियड के बाद. दे शुड स्टे इन योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. देन 13th इज इनिशिएटिव. इनिशिएटिव से मेरा मतलब है कि आपकी कंपनी के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, दे शुड टेक इनिशिएटिव फॉर द बेटरमेंट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उनके सजेशंस को, उनके ओपिनियंस को आपको वेलकम करना चाहिए. और किसी का सजेशन अगर एक्चुअली प्रोडक्टिव है, एक्चुअली इट्स अ गुड सजेशन, देन यू शुड रिवॉर्ड दैट एम्प्लॉय और वर्कर एज वेल. उनके जो ओपिनियंस हैं उनको आपको सुनना है
और अगर कोई ओपिनियन या सजेशन आपके लिए एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर जाता है तो उसका इनाम भी आपको उनको देना चाहिए एंड उनकी तरफ से इनिशिएटिव को वेलकम करना चाहिए। एट टाइम्स ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को कुछ समझा नहीं जाता, उनके इनिशिएटिव, अगर वो इनिशिएटिव लेना भी चाहे ना तो उनको डिस्करेज कर दिया जाता है एंड दैट इज़ व्हाट हेनरी फयोल इज़ अगेंस्ट, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इनिशिएटिव लेने दो उनको, बल्कि एनकरेज करना चाहिए। देयर शुड बी अ सजेशन सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी वर्कर आकर अपना सजेशन डाल सकता है या बोल सकता है या दे सकता है, ठीक है। सो इनिशिएटिव इज द 13th प्रिंसिपल एंड लास्ट इज एस्पिरिट द कॉर्प्स। एस्पिरिट द कॉर्प्स का क्या मतलब है? एस्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट होनी चाहिए। All the employees of the organization, they should feel that they belong to the organization, they are a part of the same team and they are working together towards the organization success. Okay? उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि we don't belong here. उनको they should feel that they are part of the family and they are part of the organization. So all the employees should feel that they are part of the organization and they belong to the same family and देयर शुड बी टीम स्पिरिट इन देम, ठीक है। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए आपस में। देयर शुड बी अ हेल्दी एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर दे ऑल फील दैट देर पार्ट ऑफ द सेम फैमिली हु आर वर्किंग टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एस्पिरिट द कॉर्प्स। अब हमने दोनों एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फयोल दोनों की थ्योरीज को पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब इनके डिफरेंसेस या कंपैरिजन हम कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। कंपैरिजन भी एट टाइम्स आ जाता है। बेसिस, फयोल एंड टेलर। ठीक है, तो पहला बेसिस है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया, जो फयोल है उसका जो मेन एम है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन करता है? दैट इज टॉप मैनेजमेंट, राइट। और जो टेलर की हमने जितनी भी टेक्निक्स पढ़ी हैं, प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, वो आपको दिखा भी होगा, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, वो सारा ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट से डील करता है, लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से डील करता है। ठीक है। देन दूसरा, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड हमारा फयोल का प्रिंसिपल है कि एक इंसान को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, पर टेलर क्या ये मानता है? ज़रा याद करो फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट, उसमें 8 लोग जो हैं वर्कर्स को सुपरवाइज कर रहे हैं, यानी एक वर्कर जो है वो 8 जनों से अपने ऑर्डर्स ले रहा है। तो यहाँ पे फंक्शनल फोरमैनशिप के कॉन्सेप्ट में यूनिटी ऑफ कमांड तो नहीं है। तो टेलर के प्रिंसिपल्स में या टेलर की जो टेक्निक्स हैं उसमें यूनिटी ऑफ कमांड हमें देखने को नहीं मिलता है। थर्ड इज एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स हैं फयोल के, दे हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उनमें टॉप मैनेजमेंट तो होगा ही होगा ना, एडमिनिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो फयोल के प्रिंसिपल है, दीज आर यूनिवर्सल एंड ये जो है स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो सकता है। क्यों? जो टेलर के जो टेक्निक्स हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों यूज़ हो सकते हैं? मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्विसेज का काम करती है, अब उसमें वर्कर्स हैं ही नहीं, कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रही, वर्कर क्लास है ही नहीं, वो लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ही नहीं, तो उस केस में मैं टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं या टेक्निक्स हैं उनको कहाँ यूज़ कर पाऊँगी। लेकिन हेनरी फयोल के प्रिंसिपल्स उस वहाँ पर भी यूज़ होंगे, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट, दिमाग वाला जो काम है वो तो सारी ऑर्गेनाइजेशंस में होता ही होता है, प्लानिंग का, और वहीं से हमारा जो है फयोल के प्रिंसिपल्स डील करते हैं। देन फोर्थ इज फॉर्मेशन। जो फयोल है उसने जो अपने
पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर प्रिंसिपल्स डिज़ाइन करे हैं और टेलर ने एक्सपेरिमेंटेशन से, ठीक है, स्टडी, एक्सपेरिमेंटेशन, एनालिसिस, ये सब करके टेलर ने अपने प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स बनाए हैं और फेयोल ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू जो है प्रिंसिपल्स बनाए हैं। देन फोकस किस पर है? एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी। टेलर का फोकस है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, एफिशिएंट बने वर्कर्स, और फेयोल का फोकस है कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो। देन पर्सनालिटी, ही इज अ प्रैक्टिशनर, while टेलर इज अ साइंटिस्ट। एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है तो साइंटिस्ट ही होगा जी। देन एक्सप्रेशन, इन्होंने अपनी अपनी थियोरीज को, मैनेजमेंट थॉट को क्या बोला है? जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और इस टेलर की जो थ्योरी है उसको हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन बिटवीन फेयोल एंड टेलर, और यहाँ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आपको दोनों के प्रिंसिपल, टेक्निक्स एंड दोनों का जो फोकस है, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट दे आर फोकसिंग ऑन, ये सब आपको समझ आ गया होगा। इफ़ देर इज स्टिल एनी क्वेरी यू कैन लीव इट इन द कॉमेंट, आई विल गेट बैक टू यू। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।